नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। अक्सर हमने अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको प्रशासनिक अधिकारी से लेकर संवैधानिक पदों पर आसीन मंत्रीगणों से रूबरू कराया है, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो पेशे से तो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन चर्चा में वे रहते हैं अपनी किताबों की वजह से। तो आज हमारे इस कार्यक्रम की शख्सियत है आईएएस ऑफिसर श्री नियाज खान। तो आज हम उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी बातें भी करेंगे और उनकी चर्चित किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार नियाज सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुचर्चित आईएएस ऑफिसर तो है ही, साथ ही आप एक बहुचर्चित राइटर भी है। मैं आपसे आपकी किताबों के बारे में तो बात करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपके प्रोफेशन से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहती हूँ। कब कैसे आप प्रशासनिक इस पद पर आए और फिर आप किस तरीके से लेखनी की तरफ आप मुड़ गए? मैडम, मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का 99 बैच का अधिकारी हूँ जी, और 2015 बैच का मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। इसके पहले जनसंपर्क डिपार्टमेंट में भी इनिशियली मैं कुछ दिन तक काम किया था जी, और बेसिकली मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए हूँ। तो कहीं ना कहीं एमए करने का एक साहित्य की ओर मेरा रुझान रहा है जी, और लगभग 12-13 साल पहले मेरे मन में आया एक नावल लिखने का, नॉवलिस्ट रूप में। जी, जी, तो वहाँ पे मैंने लिखना भी शुरुआत किया। एज अ राइटिंग की मेरी हॉबी रही है। जी, जी, तो वो सिलसिला हुआ। ओशन ऑफ ब्लिस पहली किताब मेरी आई थी और वो सिलसिला लगातार चलता रहा। 12-13 साल हो गए और इस बीच करीब 7 किताबें मैडम आ चुकी हैं। जी, जी, और अभी हाल ही में 1 माह पहले ही बाजार में एंटर की अंग्रेजी नावल मेरा ब्राह्मण द ग्रेट, जी, जी, जो एक सोशल इशूज़ को लेकर के है, जी, जी, जिसने पूरे देश का टेंशन भी ड्रॉ किया इस ओर। जी, तो एज अ आईएएस ऑफिसर तो रूटीन का हम लोग करते हैं, पर लिटरेचर में विशेष मेरी रुचि होने के कारण एक क्रिएटिव काम भी मैं करता हूँ और इसी के परिणाम है कि कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकर पेशा के स्थान पे एक राइटर की छवि भी बन पाई उसके अंदर। मुझे लगता है मैं देश की सेवा एक साहित्य के माध्यम से कर रहा हूँ, जो मुझे एक संतोष देता है। जी, जी। तो सर, हम आपकी इन किताबों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप जब एसडीएम भी रहे हैं पचमढ़ी में, तो हमने सुना है कि आप वहाँ पर भी बड़े चर्चा में रहे हैं जब आपने अरुंधति राय का जो बंगला है उसके एंक्रोचमेंट पर कार्रवाई की थी। तो उस बारे में आप बताइए। ये बात 2006 के आसपास की है। जी, जो पचमढ़ी में एक विजय सिंह आदिवासी थे, उनके ज़मीन पर इंक्रोचमेंट का केस था, जिसमें अरुंधति राय मैडम का बंगला, उनके हस्बैंड का बंगला था मैडम वो। इसके अलावा कुछ और 3-4 लोग का और केस था। तो कहीं ना कहीं विजय सिंह की शिकायत पर वो अतिक्रमण मैंने हटाया था उनका उस बंगले के अंदर से। तो एक वो बड़ा इशू रहा है, पर अल्टीमेटली उस आदिवासी को उसमें न्याय मिला था। जी, जी। और सर, एक और आपने कार्रवाई की थी जब थम्सअप के सैंपल में गड़बड़ी पाई गई थी। आपने तब सलमान खान, अक्षय कुमार, इन पर आपने मामला दर्ज किया था। मैडम, वो क्या मैंने जहाँ थम्सअप का सैंपल जांच करवाया था, जहाँ पे वो मिस ब्रांडेड पाया गया था, तो फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर है, प्रावधान जुर्माने का है, पेनाल्टी है उसमें और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। लेकिन बेसिकली उसकी हम जांच करना चाहते थे कि जो व्यक्ति एक फेल्ड प्रोडक्ट का, मिसगाइडेड प्रोडक्ट का विज्ञापन अगर देता है, तो उसका प्रावधान भी है कि यदि भ्रामक कोई विज्ञापन दे तो कार्रवाई होती उसके अंदर। तो जिसकी जांच के आदेश मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को, फूड इंस्पेक्टर को अपने दिया था, जिसके तहत इन सब कलाकारों को, 3 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। सलमान जी ने अपना जवाब भी दिया था कोर्ट को। तो फाइनली जांच में ये पाया गया था कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल न होकर के थम्सअप कंपनी है जवाबदार है, जिस पर कंपनी जुर्माना लगाया गया था, पेनाल्टी इम्पोज किया गया था। लेकिन उसका बेसिक उद्देश्य यही था कि देशवासियों को शुद्ध, जो भी खाने का आइटम शुद्ध मिले और विज्ञापन के माध्यम से कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बेचा जाए। तो फूड सेफ्टी एक्ट का मकसद भी है और उसी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की थी और कई बड़ी नामी गिरामी कंपनियों पे करीब 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया था मैडम उसके अंदर, ताकि जनता को शुद्ध आइटम मिल सके। जी, जी। और सर, अब मैं बात करूंगी आपके किताबों के बारे में, लेकिन सिलसिलेवार करूंगी कि आपने किताबें, हर जो किताबें आपकी एक अलग एक मैसेज को लेकर आपने लिखी है। तो जानना चाहूँगी वो किताब जो आपने अबू सलेम पर लिखी है, उस बारे में बताइए कि उस तरफ
आपने कैसे अबू सलेम के बारे में लिखा? देखिए, एक्चुअली बेसिकली माय जॉनर इज थ्रिलर. आई most of my books are thriller, suspense thriller. Abu Salem's life, when I read about his childhood life and how he grew young man and how became a mafia and how he ruled the entire Bollywood, and he committed so many crimes. So having a very little education, I think he was 8th class pass or 7th class pass. So certainly my curiosity arose how a common man can become an international figure. So finally it was also controversial because there were some dharna pradarshans against me for writing, being a Muslim, writing Abu Salem. It was a quite sensitive issue. तो इस 362 पेज की जो यह किताब है, इसमें का कोई एक इंटरेस्टिंग पार्ट उस बारे में आप बताइए कि वो सब लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ रही है कि बहुत कम एजुकेशन होते हुए वो करीब 6 माह तक अफ्रीका में छुपा रहा वो मोनिका वैदिक साथ। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि एक 7th क्लास का पढ़ा हुआ लड़का अंडरवर्ल्ड के अंदर जा करके पूरा अफ्रीका घूमता रहा, बाद में अमेरिका में छुपा रहा, शिकागो में छुपा रहा। वही स्टोरी क्यूरियोसिटी थी कि क्राइम का दिमाग कहीं ना कहीं जैसे एक आर्टिस्ट जो इनबॉर्न होता है, तो मुझे लगता है अबू सलेम के अंदर एक जेनेटिक क्वालिटी थी क्रिमिनल बनने की कि इतना कम एजुकेशन होने के बाद इंटरनेशनली वो शायद वो जो मैंने सस्पेंस दिखाया बुक के अंदर एक बड़ा रोचक है। सेकंड, उसकी जो गिरफ्तारी मैंने बताई है लिस्बन, क्योंकि विदेश में गिरफ्तार हुआ था यूरोप के अंदर ये, तो वो भी काफ़ी थ्रिलिंग है। और इसका एंड बहुत अच्छा देशभक्ति का एंड है। एक अंडरवर्ल्ड या डॉन पे किताब होते हुए भी एक बहुत बड़े देशभक्ति का मैसेज देता है कि किसी भारतीय को देश के खिलाफ कोई वॉर ऐसा उठाना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को लॉ का पालन करना चाहिए। जी जी, मतलब ये आपकी किताब ये मैसेज देती है बेसिकली। अगली किताब के बारे में जानना चाहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम होते हुए आपने तलाक 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 यह किताब लिखी थी और वह भी बहुत चर्चा में रही, और ये भी सुना है कि वह मुस्लिम कम्युनिटी ने ही उस किताब को जलाया भी था, तो इस बारे में आप बताइए। तलाक तलाक मैडम ये करीब 5 इयर्स पहले आई थी और डेफिनेटली उस समय तलाक का इशू तो देश में चल ही रहा था उस समय। तो बेसिकली जो किताब जलाई गई थी वो केवल टाइटल देख करके तलाक तलाक, बिना हमारे देश में दुर्भाग्य है कि लोग पढ़ते नहीं चीज़ों को, पहले पूरा पढ़ा जाए किताबों को, उसका कंटेंट क्या है। मेरा खुद मानना है कि जो तलाक की प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं एक बार महिलाओं के लिए बहुत ही अगेंस्ट में हो। केवल 3 शब्द बोल देने से पूरी ज़िंदगी ख़राब होती महिला की, साथ में वो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं हमेशा के लिए। उसी थीम से मैंने लिखा था। लेकिन दिक्कत चूँकि ये डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री है, हर व्यक्ति को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन बेसिकली एक अच्छी किताब मैडम जो समाज को मैसेज देती है। कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम, और आपको तलाक हर कोई नहीं देता है, बहुत ही कम केसेस मिलते हैं, आप किसी के यहाँ चले जाएं, लेकिन अगर वो 100 में 1% भी होता है तो एक महिला की ज़िंदगी ख़राब की अपन। तो बेसिक उसका मोटिव अच्छा था, उसका प्रोटेस्ट भले ही हुआ, मार्केट में है किताब वो, लेकिन एक अच्छे स्पिरिट के साथ महिलाओं के राइट को जागृत करने के लिए लिखी गई थी। और बाद में देखिए कानून बन गया तलाक तलाक पे फाइनली, जबकि किताब बहुत पहले मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी या लोग के अंदर फीलिंग रही महिलाओं के सेफ्टी को लेकर के, तो उस थीम पर था। लेकिन चूंकि एक सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल होने का टाइटल मिल गया, तो जिस कारण उसका विरोध हुआ उस किताब का। सर, आपकी एक और किताब है अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ द माय आश्रम, इस बारे में आप बताइए, जिस पर वेब सीरीज़ भी बनाई है और वो कंट्रोवर्सी में भी रही है। ये बुक 6-7 साल पहले लिखी थी मैडम मैंने, अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ माय आश्रम। उसका हिंदी अनुवाद भी है, मैं भी कभी भगवान था। तो बेसिकली इसके जब 2 सीरीज आश्रम के आए प्रकाश झा जी के, तो 2 तो, लेकिन जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी थी उन्होंने बताया कि सर कुछ कुछ सीन आपके मैच कर रहे हैं बुक पे। तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब मैंने पूरा इनका तीनों जितने वेब सीरीज़ का अध्ययन किया, तो उसमें बहुत से सीन मुझे लगे कि सिमिलरिटीज़ आ रही है, जिसमें हमने कंपेयर किया और स्पेशलिस्ट से हमने अध्ययन करवाया। 2 कंपैरेटिव वेब सीरीज और नॉवल कंपेयर कराया, तो 35-36 सिमिलरिटीज़ हमको मिली। तो फाइनली हमको लगा कि नहीं, ये तो कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है, तो हम लोगों ने कोर्ट में केस लगाया है मैडम। फाइनली वो मेरी बुक है या मेरा कंटेंट है उसका, और कॉपीराइट का वायोलेशन है कि नहीं, फाइनली जुडिशरी के हाथ में है। दे विल डिसाइड वेदर इट वाज प्रॉपर्टी राइट वायोलेशन और नॉट, इट इज़ अप टू जुडिशरी। आप जो भी किताब लिखते हैं बड़ी ही चर्चाओं में रहती है, और कैसे आपको इनके टॉपिक्स मिलते हैं और
किस तरीके से आप इस बारे में सोचते हैं और कैसे आप रिसर्च करते हैं एक बुक को लिखने के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी किताबों के टॉपिक भी बड़ी चर्चा में रहते हैं, उसका कंटेंट भी बड़ी चर्चा में रहता है, और फिर आप इसके लिए एक रिसर्च जो करते हैं उस बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आप उनकी रिसर्च करते हैं और फिर आप अपनी किताब को लिखते हैं। देखिए मैडम, राइटर का तो जो एक सब्जेक्ट है वो कहीं से मिल जाता है उसको। सपोज दैट कोई पर्टिकुलर घटना उसने देख ली तो वो कई बार किताब का एक आधार बन जाता है। तो मेरी कई किताबें तो अबू सलेम की, कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था अबू सलेम के बारे में, वो मुझे इतना क्लिक किया मेरे ब्रेन कि मैंने उस पर किताब लिखने का सोच लिया। लाइकवाइज आई वाज वाचिंग इन सम टीवी अबाउट foreigners who coming to Khajuraho, and often they fell in love with the local people and often they get married with those guys. The subject looks so interested that I wrote down Destiny in Drugs. इसके अलावा मेरी बुक कन्फेशंस एट ब्लैक ग्रेप, मैं खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर में हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, कैसे सिस्टम के अंदर गड़बड़ियाँ होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या पीछे घाल मेल चलता है सिस्टम के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस जो था नौकरी का उसको मैंने दिखाने की कोशिश की कन्फेशंस एट ब्लैक ग्रेप में। और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो पूरे देश के अंदर चर्चा केंद्र बना है, ब्राह्मण द ग्रेट, ये किताब भी पिछले 1.5 साल पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि एक जो 3-4 हज़ार साल का पुराना इंडियन कल्चर है उसके अंदर सब कुछ ब्राह्मणों का दिया हुआ है, क्योंकि सारे वेद हो गए, पुराण, सब ब्राह्मणों का सेंट्रल रोल रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो मुझे लगा है तो अच्छा सब्जेक्ट है कि हिंदू धर्म का बेसिक आधार ही ब्राह्मण रहे हैं हमेशा, शुरुआत से लेकर के पूरी संस्कृति, पूरा वे ऑफ लाइफ ब्राह्मणों ने उसका फाउंडेशन डाला। तो ये सोच करके मैंने लिखा ब्राह्मण द ग्रेट। खासकर ये बड़ी खूबी इंडिया के अंदर कि यहाँ लिखने के लिए मटेरियल बहुत है, इतना किसी देश में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी वेराइटीज़ देश के अंदर है, डाइवर्सिटी है, ढेर सारे कल्चर हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है लोगों के अंदर, कई अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अपना कल्चर सबका अलग अलग है, तरह तरह के देवी देवताओं की संख्या असंख्य रूप से है।
तो भारत के अंदर सब्जेक्ट खोजना आसान नहीं है, आप जिधर देख लें मैडम उस तरफ है। इट इज़ फॉर फर्टाइल लैंड फॉर अ राइटर, यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल टू राइट अबाउट। इसीलिए बाहर से विदेशी भी आते हैं यहाँ किताबें लिखने के लिए। दैट्स राइट। बिल्कुल। तो सर, जो आपने ब्राह्मण द ग्रेट किताब के बारे में आपने बताया, तो सर इसमें आप एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के बाद आपने एक ब्राह्मण कम्युनिटी का रिसर्च किया और उसके बाद आपने इस किताब को लिखा है। तो सर कैसे, जैसे कहते हैं ना, आपने कहा कि आपको एक चर्चा में कोई टॉपिक होता है तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण्स के बारे में जब आपने सोचा और उनके जो रिचुअल्स है, उनका जो एक धर्म के प्रति जो एक डेडिकेशन है, उसका आपने अध्ययन किया होगा, उसके बाद आपने उस किताब को लिखा। तो थोड़ा आप ऐसा कुछ बताइए कि क्या चीज़ आपको क्लिक करी आपके दिमाग में कि आपको ऐसा लगा कि हमें इस पर किताब लिखनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम हूँ मैं, और दूसरे धर्म पे तो सबको आश्चर्य लगता है, लेकिन हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों साल से मुस्लिम्स ने हिंदू पे कल्चर पे लिखा है। उसमें ले लें आप कबीरदास जी को ले लें, डोमेस्टिक नेम है कबीरदास जी का, रसखान कवि का ले लें। कुछ ही सालों पहले, 2-3 दशक पहले आई थी टीवी सीरियल महाभारत, तो वो भी एक मुस्लिम राइटर ने ही उसको लिखा था। इसलिए बीइंग अ मुस्लिम, हिंदू कल्चर पे नहीं लिखेगा संभव नहीं है, लिखना है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऊपर वाले ने ये क्रेडिट मुझे दिया कि मैं अपने हिंदू भाइयों के संस्कृति पे या कल्चर पे किताब लिख लिया। राही मासूम रजा वेल नोन नाम है जिन्होंने महाभारत लिखा था मैडम, और मुझे लगता है कि राही मासूम रजा अगर नहीं लिखते महाभारत तो शायद इतने शक्तिशाली डायलॉग्स, इतनी अच्छी बुलंद आवाज़ और इतने अच्छे चीज़ें प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता महाभारत का। तो ये मुझे लगता है कि रिलीजन इज़ नॉट एन ऑब्स्टेकल इन अ वे ऑफ क्रिएटिव वर्क, कोई इशू नहीं होता है। मे बी समडे सम हिंदू में राइट ऑन इस्लाम, ऑन कुरान, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इशू नहीं था, क्योंकि राइटर तो सेकुलर होता पूरा, वो दिल से बड़ा खुले दिल का होता है, वो सबका स्वागत करता है। इसके सामने आ पाया। तो सर आपकी अक्सर किताबें इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इनको आप क्या हिंदी भाषा में लिखना चाहेंगे या किसी और भाषा में भी इसका ट्रांसलेशन? देखिए, हमने अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ माई आश्रम का हमने ट्रांसलेशन कराया था। मैं भी कभी भगवान था, अमेजन पे है, अमेजॉन पे उपलब्ध है किताब, सभी जगह ऑनलाइन किताब उपलब्ध है। इसके अलावा मेरी एक ही किताब पहले हुई थी हिंदी में। लेकिन ब्राह्मण द ग्रेट चूँकि ऐसा एक टॉपिक है कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो अंग्रेजी तो है, अमेजॉन वगैरह पे अवेलेबल है, ले भी रहे, पढ़ भी रहे हैं लोग। लेकिन मेन डिमांड चारों तरफ से पूरे देश के अंदर से मराठी की और हिंदी की ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो नेक्स्ट मंथ में इसका लॉन्चिंग हो रहा है, बनारस और लखनऊ से लॉन्च होगा हिंदी एडिशन इसका। और इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी मराठी का हमने डिसाइड किया है ट्रांसलेशन का। तो उम्मीद है शायद 5-6 माह लगेगा हमको कि जब ये बुक मराठी रीडर्स के लिए भी अवेलेबल रहेगी। बेसिक उद्देश्य ये है कि देश के अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक किताब का विषय वस्तु पहुंच जाए। इसलिए जहाँ जहाँ से भी डिमांड इसकी आती है जिस भाषा में, तो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें टाइम लगेगा मैडम, 1 आध साल भी लग सकता है कई भाषाओं में जाने पे, पर बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि सब तक ये किताब पहुँच जाए। तो सर आपका जो जॉनर है वो थ्रिलर है, यही आपने क्यों चुना? देखिए, मेरा इंस्पिरेशन डैन ब्राउन है मैडम, जो बहुत ही थ्रिलर राइटर के टॉप नाम है। इसके अलावा जेफरी आर्चर भी हैं, सिडनी शेल्डन हैं। तो जो मैंने शुरुआत ही की, शुरू में मैंने बहुत पढ़ा थ्रिलर, तो मुझे इंटर कर गया कि जिसके अंदर रोचक कहानी होती है, सस्पेंस होता है, तो रीडर क्या बन जाता है उसके अंदर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या क्राइम होगा, अब कैसे पकड़ा जाएगा, अब कैसे सज़ा मिलेगी। तो एक थ्रिलर के अंदर जितना आप रीडर को बांध पाते हो ना, अन्य जॉनर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि उतना तेज़ी से बांध ले। और यही कारण है कि चाहे हॉलीवुड की फिल्में हों, थ्रिलर पे हों, अधिकतर जो हॉलीवुड फिल्में बनती हैं थ्रिलर, देखा होगा आपने, सुपरहिट फिल्में थ्रिलर होती हैं, क्योंकि उसके अंदर राइडर अपने आप को बांध देता है। जब तक उसका रिजल्ट नहीं देख लेता उसको चैन नहीं पड़ता। और मैं खुद इस थ्रिलर काफ़ी मुझे इम्प्रेस किया थ्रिलर ने। मैं अभी तक पढ़ता हूँ थ्रिलर नावल, कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ मैं, तो इसलिए मेरा जॉनर था। लेकिन मुझे लगा कि बीइंग अ थ्रिलर है, समाज का भला नहीं कर पाते हो, क्योंकि प्योरली इंटरटेनमेंट है। तो कुछ सोशल इशू, तलाक छुआ मैंने, एक मेरे मन में पीड़ा थी बहुत। फिर बाबाओं का फर्जीवाड़ा था, तो उसमें मैंने वेंट आउट किया उसके अंदर अपने गुस्से को। इसके बाद मैंने ब्राह्मण द ग्रेट लिखा, जो महान धार्मिक ब्राह्मणों को कंट्रीब्यूशन देश के अंदर रहा है।
तो बीच कुछ मैं सोशल इश्यूज भी टच करता हूँ ताकि कुछ समाज की सेवा भी की जा सके। तो कहीं नहीं ये कह लें कि आजकल मिक्स चल रहा है, दोनों थ्रिलर और सोशल इश्यूज पैरेलल चल रहे हैं। बीइंग आईएएस आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां है कि वो निभाना तो ज़रूरी है ही, और उसके अलावा आपका शौक़ और आपका परिवार, तो कैसे आप समय निकाल पाते हैं किताबों के लिए, परिवार के लिए? देखिए मैडम, थोड़ा सा मैं रिजर्व टाइप का हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सोसाइटी मेंटेन नहीं करता हूँ मैं। जी जी। या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा लोनलीनेस को एंजॉय करता हूँ मैं। और यदि बहुत ज़्यादा मैं सोशल रहता, बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली किताब नहीं लिख पाता। जी। तो राइटर को थोड़ा सा, क्योंकि समय तो जब अकेले में रहेगा तब निकाल पाएगा, अगर पूरा समय समाज को देता रहेगा, वो सब जगह सामाजिक गतिविधियों में लगा रहेगा, तो बुक लिख ही नहीं सकता है वो। जी जी। तो थोड़ा कहीं ना कहीं लोनलीनेस होने का मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है कि मैं वो समय को अपना लिटरेरी देता हूँ। जहाँ तक परिवार का, तो परिवार में तो रह ही रहा हूँ, 24 घंटा परिवार के लिए है मेरा। जी जी। और मेरा चूँकि इंटरेस्ट है लिटरेचर, तो मेरा एक, वो तो मेरे जीवन का पार्ट है, जैसे आपका सांस आपके लाइफ का पार्ट होता है, लिटरेचर मेरे बॉडी का एक हिस्सा ही है। तो वो तो मेरा चलता रहेगा। प्रशासनिक का भी समय फिक्स है। जब आप मंत्रालय लेवल पे काम करते हैं, हेड ऑफिस पे, तो फील्ड वर्क आपके पास नहीं होता, तो आपकी ड्यूटी फिक्स है 10 से 6 तक। इसके बाद तो पूरी तरह से फ्री हैं। अगर फील्ड में रहते हैं तो 24 घंटा की नौकरी होती है। जी जी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस का टाइम फिक्स है, लिटरेचर का टाइम फिक्स है, 24 और परिवार के साथ रहता हूँ। इसके बाद भी सोशल एक्टिविटीज़, जो मेरे बहुत ही घनिष्ठ लोग हैं, अगर कोई ऐसा मुझे अवसर मिलता है उनके पास भी जाता हूँ सोशल एक्टिविटीज़। लेकिन बहुत ज़्यादा समय मैं सोशल गतिविधियों पे बहुत कम दे पाता हूँ। ये मेरा ह्यूमन नेचर है। इसको एग्रोफोबिया बोलते हैं, एग्रोफोबिक, जी। जो व्यक्ति लोनलीनेस को प्रीफर करता है। तो वो नेचर होने के कारण बहुत सा समय मैं अपना बचा लेता हूँ इन चीज़ों पे। जी जी। तो सर, आप हमारे इस महुआ हाउस में आए हैं, तो यहाँ का एनवायरनमेंट, उसको देखते हुए क्या आपके दिमाग में ये विचार आया कि अगली किताब को लिखने के लिए आपके दिमाग में थॉट आए तो आप ज़रूर यहाँ आए और देखिए अभी जो मैंने राउंड लिया है इसका, इट इज़ वन ऑफ अ वंडरफुल प्लेस, फुल ऑफ लोनलीनेस, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद है सीधा ये। और ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें हमको नहीं देखने को मिलती हैं। चीज़ें बड़ी सामान्य वे में रखी गई ताकि रूरल फीलिंग आ पाए लोगों को। इस ढंग से सेटअप इसका तैयार किया गया है। तो शहर के शोर शराबे से और भाग दौड़ से निकल के कुछ समय के लिए अगर पीस चाहिए, तो मुझे लगता है कि एज अ राइटर के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है ये। अगर कोई लिखना चाहे तो ये अच्छी जगह है जहाँ पे आकर मैं लिख सकता है। और जो यहाँ की शांति है शहर से दूर जा कर के, तो कहीं ना कहीं जब आप बिल्कुल लोनलीनेस में रहते हो तो नए नए आइडियाज़ भी आते हैं आपको। यहाँ पे समय निकाल के अगर ऐसी जगह कुछ समय बिताया जाए तो आदमी कुछ चीज़ों को फोकस कर सकता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा सोल्यूशन। और वैसे भी आफ्टर कोरोना के बाद तो लोग सीख गए हैं चीज़ों को लेकर के कि जैसा अकेले थे, तो अब हर व्यक्ति के अंदर आता है कुछ समय शहर से बाहर निकल करके, क्योंकि शहर में आपका कोरोना के समय पूरा मूवमेंट रोक दिया गया था। इट वॉज जस्ट लाइक अ जेल शॉर्ट फीलिंग, वी आर जस्ट कन्फाइंड इनसाइड आवर होम्स फॉर 2 और 3 और 4 मंथ्स। तो आज का व्यक्ति अब चाह रहा है कि थोड़ा शहर से बाहर के शांति की ओर निकले। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इसी का है, इसी तरह की जगहों की ओर इंसान भगेगा जहाँ शांति चाहिए। क्योंकि बताया आपको कि मटेरियलिज्म जो भौतिकवाद है वो आपको परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं देगा। आपको तो जो अध्यात्म, धर्म, साहित्य, ये सब चीज़ें जीवन देती हैं। ये सब चीज़ें जो है दिखावापन में नहीं आता है, फ्लॉन्टिंग जिसको कहते हैं, वो आपको लोनलीनेस में आता है। तो डेफिनेटली कि अब थोड़ा दौर बदल रहा है तेज़ी के साथ, जहाँ पर मुझे लगता है कि अब लोग रूरल लाइफ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग जो कल तक लोग पसंद नहीं करते थे, अब पुनः हरियाली को देख के पसंद, चिड़ियों को पसंद करना, नदियों को, इन सब की ओर चार्म, यूरोपियन पैटर्न पे अपना देश, एक समाज जो है उधर डाइवर्ट हो रहा है, जो रूरल कल्चर की ओर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये महुआ हाउस जो है ना, दैट इज़ इट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। लोग इस तरह की लोग जगह जाएंगे और भी डिमांड रहेगी लोगों को इस तरह की जगह की। जी जी। तो हम यही चाहेंगे सर कि आप अगली किताब की शुरुआत हमारे इस महुआ हाउस से करें। डेफिनेटली मैडम, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। थैंक यू मैडम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।